इस सेशन की अहमियत तो इसलिए भी है कि इसमें हमारे 3 बहुत ही रिनाउंड एकेडमिशियन स्कॉलर इसको ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब किसी भी तरह से तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कई इदारों से आपकी वाबस्तगी रही है, कई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं। जामिया मिलिया से आप प्रोफेसर होकर रिटायर किया और अभी जोधपुर में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं। सचिदानंद साहब भी वाइस चांसलर रह चुके हैं और खालिद अलवी साहब जो अभी आ रहे हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर हैं। और टॉपिक इसलिए भी आप तीनों हजरात के मौजू से रिलेटेड है कि आदाब व अंदाज़े यूनिवर्सिटी। ये जो टॉपिक है इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक ख़ुद बता रहा है कि इसका क्या अंदाज़ है। खालिद अलवी साहब भी आ चुके, सर तशरीफ़ लाइए। ज़्यादा लेट नहीं हुए, बस 2 मिनट। तो खालिद अलवी साहब का भी इस्तकबाल। अब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो हजरात, एक दौर था कि जब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो इदारे हैं, वो अदब से पहचाने जाते थे, लिटरेचर से पहचाने जाते थे, कल्चर से पहचाने जाते थे, तहज़ीब से पहचाने जाते थे, अपनी सभ्यता से पहचाने जाते थे, अपनी सकाफ़त से पहचाने जाते थे। और वालिदैन जब अपने बच्चों को तालीम के लिए किसी यूनिवर्सिटी में भेजते थे तो वो ये भी सोचते थे कि वो तालीम के साथ साथ अदब और ज़िंदगी के आदाब को किस हद तक सीख सकता है। ये वालिदैन का हमेशा से कॉन्सेप्ट रहता था अपने बच्चों के बारे में। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ को आप देखिए तो यूनिवर्सिटी में सब कुछ है, माफ़ फरमाइएगा, अदब नहीं है, ना आदाब ज़िंदगी है। पूरा मिजाज बदल गया है, पूरा कल्चर बदल गया है, सोचने समझने का तरीक़ा बदल गया है। अब इसके पीछे वजह क्या है ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। उस्तादों की कमी है कि उन्होंने बताया नहीं, यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा रहा, ये वक्त और हालात के तकाज़े ऐसे रहे, बहुत सारी वजूहात हैं। किन किन वजूहात को आप तलाश करेंगे। तो बहरहाल एक जो मेरा कॉमन सवाल सभी से है, आप तीनों एक्सपर्ट से, कि सर ये जो ज़वाल आया, इस ज़वाल के पीछे वजह क्या है। नमस्कार। आपके सवाल में ही आपका जवाब है और इस ऑडिटोरियम में भी उसका जवाब है। जो सेशन इस पूरे जश्न अदब के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में सबसे ज़्यादा उपस्थिति के बीच में होना चाहिए था, वो सबसे छोटे ऑडिटोरियम में सबसे कम उपस्थिति के बीच में हो रहा है। यही इस पूरे डिक्लाइन की, इस पूरी जो गिरावट है उसकी वजह है। दिक्कत ये हुई कि समाज ने, सोसाइटी ने यूनिवर्सिटी से अपना नाता तोड़ लिया। हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरू की या हम लोगों को जब एजुकेशन में डाला गया तो हमें बताया गया कि यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड बी पेरिफेरल टू द सोसाइटी। उसका समाज से ताल्लुक़ होता है, समाज से रिश्ता होता है। दिक्कत ये हुई कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन का समाज से रिश्ता ख़त्म हो गया और इसलिए यूनिवर्सिटीज़ एक आइसोलेटेड जोन में, एक टापू की तरह एग्जिस्ट करने लगीं और समाज का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। और इसलिए कभी जो जुड़ाव नहीं रहा, तो जो चीज़ें समाज को यूनिवर्सिटी को सिखाना चाहिए थी वो चीज़ें समाज ने यूनिवर्सिटी को नहीं सिखाई, और जो चीज़ें यूनिवर्सिटी से समाज में परकोलेट होना चाहिए थी वो चीज़ें समाज से यूनिवर्सिटी में परकोलेट नहीं हुई। जैसे एक मिसाल ये देता हूँ कि आज तमाम शहर अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आज कोई भी मेट्रोपॉलिटन शहर आप चले जाइए तो वो अब एक जैसा नज़र आता है, क्योंकि वही एक जैसी सड़कें, वही एक जैसे मॉल। उस शहर की जो खासियत है वो आपको गलियों में कहीं जाके ढूंढने से मिलती है। अलबत्ते अगर आप मेन रोड पर घूमें तो वो शहर सारे एक जैसे नज़र आते हैं। अगर आप मॉल के अंदर चले जाएं और थोड़ी देर घूमने लग जाएं तो आप ये भूल जाएंगे कि आप लखनऊ के किसी मॉल में घूम रहे हैं या पुणे के किसी मॉल में घूम रहे हैं या बेंगलोर के किसी मॉल में घूम रहे हैं। कमोबेश यही हालात यूनिवर्सिटीज़ की भी हो गई है। पहले स्टूडेंट अपनी ज़बान से 1 या 2 लफ्ज़ निकालता था और सामने वाले को मालूम पड़ जाता था कि आप BHU के पढ़े हुए हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। आज कमोबेश सारी यूनिवर्सिटीज़ एक जैसी नज़र आने लगी हैं, इसलिए सारी यूनिवर्सिटीज़ का माहौल एक जैसा हो गया है।
और मुझे लगता है कि ये जो समाज यानी सोसाइटी और यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो डीलिंकिंग हुआ है, जो एक तरह की बेफिक्री हो गई है, जो एक तरह की लापरवाही हो गई है कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ भी करें, हमें उससे क्या ताल्लुक़, हमें उससे क्या लेना देना, उसी कारण ये जो डिक्लाइन हमारे समाज में हुआ है। इसलिए मैं पीड़ा के साथ कहता हूँ कि ये सेशन आपको सबसे बड़े ऑडिटोरियम में सबसे ज़्यादा भीड़ के सामने, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। मैं ये फिर कह रहा हूँ, ये हम आज भले ही इसको बहुत मजाक में या एक बहुत हल्केपन में इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन से समाज ने संस्थाओं से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से अपना नाता तोड़ लिया है, एक तरह की डिटैचमेंट हो गई है, यही कारण है कि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार गिरावट की राह पर हैं। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कह रहा हूँ। हाँ, देखिए अभी जो कहा डॉक्टर साहब ने कि समाज का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन और थोड़ा ये कि असल में यूनिवर्सिटी के अपने जो कैरेक्टर ख़त्म हुए हैं उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स का और स्टूडेंट्स का वो रिश्ता ख़त्म हो गया है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम पैसे दे रहे हैं और ये पढ़ा रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। इसकी मैं 2-3 मिसालें आपको देना चाहता हूँ कि देखिए ज़ाकिर साहब जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, वाइस चांसलर थे, तो उन्हें ये रिपोर्ट मिली कि लड़के जो मेस में खाना खाते हैं वो रोटियों के किनारे बहुत सारे छोड़ देते हैं और बीच बीच में से खा लेते हैं, यूनिवर्सिटी का बड़ा इससे नुकसान होता है। तो वो एक दिन मेस में गए और उन्होंने वो सारे किनारे इकट्ठे किए और सब्ज़ी दी और खा के आ गए, कुछ नहीं कहा किसी लड़के से। अगले दिन फिर पहुँचे वहाँ तो पता चला कि सब ने, किसी ने किनारा नहीं छोड़ा था, सिर्फ लोगों के दिमाग में ये था कि डॉक्टर साहब को तकलीफ़ होगी। 10-15 साल के बाद अलीम साहब फिर वाइस चांसलर हुए, उन्हें भी पता चला कि लड़के जो हैं बहुत किनारे छोड़ रहे हैं और इसे कुछ करना चाहिए, तो वो गए और उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया और वो रोटियों के किनारे जो बचे हुए थे वो खा के आ गए। अगले दिन जब वो पहुँचे, मेस के दरवाजे पे थे, तो आवाज़ आई, अरे वो किनारे छोड़ देना वरना अलीम साहब आएंगे तो भूखे रह जाएंगे। तो पूरा कैरेक्टर बदल गया है। ज़ाकिर साहब का स्टूडेंट से जो थे पूछते थे कि तुम क्या पढ़, कभी नहीं बोलते नहीं थे ज़्यादा, बल्कि सुनते थे कि क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, और अगर किताब छप रही है तो कैसे छपेगी। आज यूनिवर्सिटी से हम जैसे लोगों की 20 किताबें छप जाती हैं आसानी से। पहले किताबें छपने में परेशानी होती थी, उसके लिए मदद करते थे। आचार्य नरेंद्र देव वाइस चांसलर थे। आचार्य नरेंद्र देव साहब लखनऊ में वाइस चांसलर थे। जब वहाँ से शिफ्ट हुआ वो बनारस यूनिवर्सिटी गए तो पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हुई कि इन्हें जाने ना दिया जाए। आज स्ट्राइक होती कि इस वाइस चांसलर को भेज दिया जाए जल्द अज जल्द। और आचार्य नरेंद्र देव जो बनारस यूनिवर्सिटी में गए तो नामवर सिंह जी जो बहुत मशहूर हमारे क्रिटिक हैं, ये स्टूडेंट थे और इन्होंने टॉप किया। तो आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट थे और ये बहुत हार्डकोर किस्म के कम्युनिस्ट थे नामवर जी। तो लोगों ने कहा कि साहब ये कम्युनिस्ट है और सोशलिस्टों में और कम्युनिस्टों में हमेशा एक राइवलरी रही है, इन्हें आप अपॉइंट मत कीजिए लेक्चरर का, ये कैंडिडेट हैं। तो आचार्य नरेंद्र ने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से किसी का अपॉइंट ना करूँ। जिस आदमी को मेरी यूनिवर्सिटी ने टॉपर बनाया है उसे मैं अपॉइंट इसलिए ना करूँ कि उसकी आइडियोलॉजी मुझसे अलग है। आज हम सब जो हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देख लीजिए, सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से तमाम स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, टीचर सफ़र कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से गुज़िश्ता ज़माने में कोई वाइस चांसलर ये सोच नहीं सकता था कि मैं इस स्टूडेंट्स की कास्ट के बारे में, इसके स्टेट के बारे में इससे पूछूं या पता करूं, उसके बाद हम। और ख़ुद आपने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे सामने बहुत सारी ऐसे मिसालें सामने आती हैं कि जो लोग कास्टिज़म भी हो रहा है, कम्युनलिज्म भी हो रहा है, स्टेट की बात भी हो रही है। तो डिटोरेशन जो है हर तरफ से हो रहा है और उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। उसमें ये नहीं कि अकेला स्टूडेंट जिम्मेदार है या वाइस चांसलर जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार है। टीचर्स का रवैया भी देखिए, अगर पुरानी फिल्में आप लोगों ने देखी हो, हम सब ने देखी हैं, बहुत पुरानी बात नहीं कि टीचर जब यूनिवर्सिटी का चलता भी था तो खादी के कपड़े उसे पहनाते थे और एक बैग उसके गले में लटका हुआ होता था और जब वो चलता था तो सैड म्यूज़िक बजता था। बेचारे के पास खाने को कुछ नहीं होता था, साइकिल पे चलता था। आज सारे टीचर जो हैं सब लंबी लंबी कारों से आते हैं और फ़ौरन 2 घंटे 1 घंटे अपना काम किया और चले गए। तो हमें ये नहीं समझते जो हमारी जिम्मेदारी उसका कैरेक्टर बनाने की थी, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर बनाने की, स्टूडेंट का कैरेक्टर बनाने की, हमने शायद उस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। और ये सब बहुत सारे जहाँ कारण हैं उसके, उनमें से ये भी कुछ कारण हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा हैदर साहब, आपने ठहरे हुए पानी में कंकरियाँ नहीं बल्कि पत्थर फेंक दिया
और ऐसा सवाल हम सबके सामने कर दिया जिसके हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं, इस एतबार से कि हम खुद उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। इसलिए हम दूसरों के कंधे माथे पे कालक पोत के अपने चेहरों को रोशन नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ और सिर्फ तालीम या शिक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि उनका एक बड़ा काम जो था तालीम से ज़्यादा तरबियत का था। वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बड़ा काम करती थी, जो अभी जैसे खालिद साहब ने बात कही। और दूसरी बात ये हुई है कि पहले टीचर जो था वो माँ बाप से भी ज़्यादा अहमियत रखता था। माफ़ कीजिएगा, यूनिवर्सिटी तो बड़ी बात है, जो प्राइवेट क्या मैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन था पुराना तो वही था, मियाँ जी का इंस्टीट्यूशन होता था, घरों पे पढ़ाने आते थे या अपने घर बुला लेते थे और बच्चों की तालीम होती थी। वो तो मैं मिसाल के तौर पे खुश नसीब हूँ कि मैंने उस सिस्टम से शुरू किया। एक मास्टर मोहम्मद हनीफ अंसारी थे, शादी नहीं की थी, बच्चों को लेते थे, या तो घर पढ़ाने आते थे वरना मौलवी इस्माइल की 5 रीडर जो थी वो हमें पढ़ाते थे। तख्ती लिखना उन्होंने सिखाया। लेकिन हमारे लिए अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ताज्जुब होता है कि हमारे घर वालों से उन्हें 2 या 3 रुपए जो भी मिलते होंगे उस ज़माने में, वो खिलौना बुक डिपो जो शमा मैगजीन निकलता था सुषमा, उनकी बच्चों का जो खिलौना बुक डिपो था, उनकी किताबें मंगा के उन पे जिल्दे चढ़वा के और उसके बाद हमें देते थे कि पढ़ के आओ। मालूम ये हुआ कि उन्होंने हमारे मानसिक विकास के लिए सिर्फ मौलवी इस्माइल की किताबों का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक तरह से उन्होंने कहानी पढ़ने की आदत जो थी, रीडिंग हैबिट जो थी, वो हमें उन्होंने उसमें रुचि पैदा कर दी, क्योंकि कहानी पढ़ने में मज़ा ही आता है। दूसरी बात जो है, माफ़ कीजिएगा बात थोड़ी लंबी हो रही है, वो ये कि बाज़ार का यूनिवर्सिटी से रिश्ता नहीं था या नहीं के बराबर था। अब आजकल यूजीसी हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो, शिक्षाविद हो, शिक्षा की योजना बनाने वाले हों, वो हमसे यूनिवर्सिटियों से ये कहते हैं कि आप बाजार से यानी इंडस्ट्री से रिश्ता पैदा कीजिए। नहीं, और हमसे ये नहीं कोई कह रहा है कि आप खुदा बख्श लाइब्रेरी जाइए, रामपुर रजा लाइब्रेरी जाइए जी, या आप आसिफिया लाइब्रेरी जाइए, या जो दूसरी लाइब्रेरी है, मैं इस्लामिक स्टडीज़ का आदमी हूँ इसलिए ओरिएंटल उसकी लाइब्रेरीज़ का नाम ले रहा हूँ आपके सामने। हाँ, आप माफ़ कीजिएगा, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बाटा शू फैक्ट्री नहीं है कि आप जिस नंबर का फरमा चाहते हैं उस नंबर का जूता फरमे से निकालें। वहाँ से इंसान बनाने की मशीनरी होनी चाहिए। अब हुआ ये नतीजा ये है कि अब यूनिवर्सिटियों से सोशल एनिमल पैदा नहीं होते, इकोनॉमिक एनिमल पैदा होते। और इकोनॉमिक एनिमल जो होता है उसका माफ़ कीजिएगा अदब वदब से क्या ताल्लुक जी, वो तो अदब वाले को फटीचर समझता है। उसके यहाँ उसकी मानसिक विकास जो है या बौद्धिक विकास जो है उसकी कोई समझ ही नहीं होती है। और इसीलिए बड़ी प्यारी बात इकबाल ने कही थी कि वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी कि सिखलाए इस्माइल को कितने आदाब फर्जंदी। वो आँखों का वो नहीं था, बल्कि वो मतलब आँखों का वो था, यानी वो जो जिस तरह से तरबियत की गई थी, किताबों की का वो नहीं था। आज तो हमें एक सेट किस्म का करिकुलम आपने दे दिया है और उसी को देख के, और माफ़ कीजिएगा पहले कम से कम बच्चों को नकल करने के लिए पढ़ के कुछ नोट्स तो बनाने पड़ते थे हाथ से, अब तो वो भी नहीं रह गया। अब तो वो जाता है इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है। बीच में एक वक्त आया था जब वो कर लेता था, अब तो वो भी नहीं रहा, मतलब उतना पढ़ाई का भी वो नहीं रहा। और माफ़ कीजिएगा बच्चों की बात नहीं करता मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, एक सर्वे आया था कुछ बहुत पहले, तो मैं याद होगा क्या मैं इनकी यूनिवर्सिटी के बारे में था कि टीचर्स जो हैं वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो पता चला कि उन्होंने उन किताबों का नाम भी नहीं सुना है जी। बास टीचर जो बड़े विद्वान थे
वो अखबार पढ़ के रोज़ाना का लेक्चर दे दिया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से वो आया है। और माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे और ख़ास तौर से जोशी साहब से, ये भी मतलब इसके ख़िलाफ़ होंगे यकीनी तौर पे। अब हुआ ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को हमने बाज़ार के सुपुर्द कर दिया है, और बाज़ार को इसकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि मैं अच्छा होता हूँ या नहीं होता हूँ, मेरे बच्चे का सही उपचार होता है या नहीं होता है, मेरे बच्चे की सही तालीम होती है या नहीं होती है। उसे इससे गरज है कि उसके पैसे पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये और जहाँ माफ़ कीजिएगा 5 स्टार स्कूल्स हों और 7 स्टार हॉस्पिटल्स हों, आप वहाँ पे साहित्य की फ़िक्र न करें, बल्कि अपनी जेब की तरफ निगाह करें कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम लोग बड़े खुश नसीब थे, टाट की पट्टियों में पड़े थे। 2 और 3 रुपए हमारे टीचरों ने स्कूल में दाखिल होने से पहले लिए थे, लेकिन हमें इस काबिल बना दिया था कि हम ज़माने की निगाह में निगाह डाल के देख सकते थे। आजकल तो माफ़ कीजिएगा वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं जोशी साहब से मुखातिब हूँ और उन्हीं से चाहूँगा कि वो इसका जवाब दें। बात हुई मार्केट की कि मार्केट इतना हावी हो गया हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, हमारे इदारों पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, कि अब लिटरेचर वगैरह की अगर कोई बात कहे तो लगता है कि अरे ये बड़ा बैकवर्ड किस्म का आदमी है। लेकिन आप लोग जानते हैं इस बात को कि जब वेस्ट में आप जाइएगा तो सर जहाँ 2 या 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं या कुछ और भी कंप्यूटर वगैरह के या टेक्नोलॉजी के, वहाँ इंग्लैंड में उनका हुक्म है गवर्नमेंट का कि एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन आपको बनाना ज़रूरी है। यही वजह है कि वहाँ का कितना कल्चर रिच है। आप पूरे एनसीआर में चले जाइए, चूँकि हम सभी का ताल्लुक़ दिल्ली से है, सैकड़ों मेडिकल कॉलेज, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन कहीं भी आपको कोई न ड्रामे का कॉलेज मिलेगा, न कल्चर का कॉलेज मिलेगा, न लिटरेचर का कॉलेज मिलेगा। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं यही देखता हूँ कि मार्केट की फोर्सेस हैं, और मैं फिर बात कहता हूँ कि जैसे पेरेंट्स और समाज, हमने क्या दिया, हमने क्या सिखाया लोगों को, और लोगों के अंदर से क्या बात निकली, वो यही कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, इससे ज़्यादा आपको चिंता होती है कि उसे पैकेज क्या मिलने वाला है। पढ़ के निकलोगे तो पैकेज क्या मिलेगा। कोई बच्चा अगर आपसे कहे कि साहब मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ रहा हूँ या हिंदी लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, तो अगला सवाल होता है अरे हिंदी लिटरेचर पढ़ के क्या करोगे, हिंदी का मास्टर बनना है, उर्दू का मास्टर बनना है, क्या करना है, क्या पैकेज मिलेगा। हमारा पूरा समाज जो है वो पैकेज ड्रिवन सोसाइटी हो गया है। हमारे सबके दिमाग में जो है वो पैकेज बहुत बुरी तरह से हावी है। आपने जो बात कही, यूके में मेरे ख्याल से जो सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट होता है वो इंग्लिश लिटरेचर में प्रवेश लेता है। जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, सबसे इंटेलिजेंट होता है, उसको लगता है मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूँ या हिस्ट्री पढ़ूँ। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसे हम लोग ठेल ठेल के IIT या मेडिकल में भेजते हैं कि जाओ भाई तुम जाओ, ताकि मोटा पैकेज मिलेगा। ये जो दिक्कत है कि हमने जो हमारे सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरफ जाने के लिए कभी इनकरेज ही नहीं किया, कभी हौसला ही नहीं बनाया। और ये बात और हुई कि ये पूरा माहौल भी ऐसा बन गया दुर्भाग्य से कि आप माफ़ करेंगे कि जो आज टीचिंग प्रोफेशन में भी जो लोग आ रहे हैं वो भी अपने प्रोफेशन के लिए या वो भी इस तरह की संजीदा बातों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है। और आपने अभी बात कही, वाइस चांसलर के तौर पर मुझे कई दफ़े कई यूनिवर्सिटीज़ में रिफ़्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स में जाना पड़ता था, जहाँ टीचर्स के साथ ताल्लुक़ होता था। 40, 50, 100 टीचर्स सामने रहते थे। मैं उनसे 3 सवाल पूछता था और तीनों सवाल के जवाब बहुत मज़ेदार होते थे। मैं उनसे पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने पिछले साल भर में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नई किताब पढ़ी है। तो 50 के झुंड में बामुश्किल 2 या 3 हाथ उठते थे ईमानदारी से। फिर मैं कहता था कि चलिए अपने सब्जेक्ट्स की छोड़ दीजिए, पिछले 1 साल में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, या चलिए छोड़िए उपन्यास ही छोड़ दीजिए, कोई नावल पढ़ लिया हो तो कितने नावल पढ़े हैं या कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो 5-7 हाथ उठते थे। फिर मैं तीसरा सवाल पूछता था कि आप लोगों ने पिछले 2 साल में कितनी किताबें अपने पैसे से खरीद कर पढ़ी है,
तो भी 4-5 हाथ उठते थे। मैं समझता हूँ कि जिसका पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है, अगर वो किताबें ख़रीद कर पढ़ने की भी नीयत नहीं रखता, इस तरह की उसके अंदर मानसिकता नहीं है, तो हम एक अच्छी शिक्षा के भविष्य को कैसे देख रहे हैं। और यही बात फिर बाज़ार की तरफ भी हावी हो जाती है। हर एक चीज़ में अगर यूजीसी भी आपके आंकड़े अगर भरवाता है तो ये नहीं कहता कि आपके बच्चों ने तालीम हासिल करके किस चीज़ में प्रोफिशिएंसी हासिल की है। यूजीसी हमसे आंकड़े भरवाता है, वो इस बात के भरवाता है कि आपके कितने बच्चों को कितनी नौकरियां मिली हैं और कितने पैकेज हुए हैं। अगर हमारी बेहतरी का, हमारी श्रेष्ठता का अगर यही मापदंड है, यही पैमाना है कि नौकरियां ही दिलवानी हैं, लोगों को एक किसी न किसी तरह मजदूर ही बनवाना है, तो इसी तरह की तालीम, इसी तरह की बातें होंगी। ये मेरा कहने का आशय है। शुक्रिया सर। इससे पहले कि मैं खालिद अलवी साहब से कुछ पूछूं, मैं सर वो एक बात जहन से निकल जाएगी, चूँकि आपका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं आप, वहाँ की सियासत में भी रहे हैं, जो कि सियासत वहाँ की तहज़ीब और वहाँ की आदाब ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ी हुई थी। आज की जो यूनिवर्सिटी की सियासत है वो अदब और ज़िंदगी से उसका मतलब करोड़ों मील का फासला है, कुछ है ही नहीं है कहाँ यूनिवर्सिटी के साथ। लेकिन एक ज़माना था अलीगढ़ का कि अलीगढ़ को मैं इसलिए अभी फोकस कर रहा हूँ कि चूँकि आप वहाँ के तालिब इल्म हैं, कि अलीगढ़ में जब वालिदैन अपने बच्चों को भेजते थे तो कतई उनके जहन में ये बात नहीं होती थी कि ये कोई बड़ा अफसर होगा, ये जज बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, बल्कि वो ये सोचते थे कि एक अच्छा इंसान बन करके वहाँ से निकलेगा। और यही आज का टॉपिक भी है कि आदाब व अंदाज़ी यूनिवर्सिटी के क्या अंदाज होते हैं, क्या होते थे। तो अलीगढ़ के जो एक्सपीरियंस रहे उस दौर के, उसको आप ज़रा शेयर कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अलीगढ़ जो थी वो गरीब मऊ यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे हाई मतलब एजुकेशन तो थी, लेकिन बड़ी फीस का कोई तसव्वुर नहीं था। और अगर मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से अर्ज़ करता हूँ, जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। 90 रुपये फ़ीस थी एडमिशन की। हमारी वालदा ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी पूंजी, कानों में बालियाँ थी, वो हमें दी कि बेचाओ और दाखिला ले लो। हम गए, वो 60 रुपये में बिकी। हमें पता भी नहीं था कि ये सही दे रहा है, गलत दे रहा है। 30 रुपये तो भी चाहिए थे। तो अलीगढ़ में ड्यूटी सोसाइटी नाम का एक इदारा है जो कि 19th सेंचुरी के एंड में साहबजादा आफ्ताब अहमद खान ने कायम किया था। वो बच्चों को लोन देता था, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को। और 30 रुपये उन्होंने दिए और इस तरह 90 रुपये में हमारा दाखिला हो गया। खैर, ये तो मैंने इसलिए आपको बताया, और ये मेरी कहानी नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। अलीगढ़ में 50% लोगों की ऐसे ही तालीम हुई। मुझे वो याद है, एक कैंडिडेट, एक अलीगढ़ के बहुत पुराने नामवर वो थे, कैरेक्टर थे, उस्ताद छुआरा उनका नाम था, बंगलोर के रहने वाले थे। अलीगढ़ दाखिले की ख्वाहिश थी, माँ बेवा थी, काली शेरवानी दाखिले के लिए यूनिफॉर्म के तौर पर चाहिए थी। तो छतरियों का पुराना काला कपड़ा माँ ने अलग अलग करके निकाला, उसकी एक शेरवानी बना के उन्हें दी, और इस तरह उनका दाखिला हुआ यूनिफॉर्म के साथ। उन्होंने बंगलोर के भरे जलसे में मेरे सामने ये ऐलान किया कि जब मैं लौट के आया तो मेरे पास 3 गरम शेरवानियाँ अच्छी सर्ज की थी, जो कि मेरे उस्तादों ने मुझे फराहम करके दी थी। और तो मकसद ये है कि एक बात तो ये मैंने कही आपको कि जो गरीब के वहाँ पर हम सब ने नाम सुन रखा है प्रोफेसर इरफान हबीब का, बड़े हिस्टोरियन, उनके वालिद उनसे बड़े हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब। उनके लिए उनका जो बड़ा बाबू था दफ्तर में, प्रोवोस्ट थे वो, तो जो बड़ा बाबू था वो उनकी तनख्वाह किस तरह से थोड़ी बहुत बचा के घर पहुंचाता था, क्योंकि वो सब यूनिवर्सिटी में डिडक्ट हो जाती थी। किसी बच्चे की सिक्योरिटी ले लिए। अब बड़ा बाबू कह रहा है कि ये बदमाश लड़का है, इसके घर से पैसे आए थे, ये खा चुका है जी। और मगर वो कहता था साहब मैं क्या करूं, हाल टिकट ही नहीं मिल रहा है, और वो अपने उसकी सिक्योरिटी पे।
तो मतलब ये कि एक बात तो ये मैं बता रहा हूँ, नतीजा क्या था, एक और बात आपको बताता हूँ। मैं शहर में रहता था, यूनिवर्सिटी आता था, देर से सोने की आदत, उठने की आदत थी, तो जल्दी से भागते थे, ख़ास तौर से उस क्लास के लिए जिसमें मज़ा आता था। तो एक दिन हम चाय पी रहे थे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर, वहाँ से प्रोफेसर के निज़ामी, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, अलीगढ़ के प्रो वाइस चांसलर रहे, इंडिया के सीरिया में एम्बेसडर रहे, वो आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, मेरे उस्ताद नहीं थे, मेरे पास वो सब्जेक्ट भी नहीं था, लेकिन वो मुझे जानते थे डिबेट्स वगैरह की वजह से। उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ, कहने लगे या तो आप दाढ़ी रखिए वरना रोज़ाना शेव बना के आया कीजिए, ये आपको जेब नहीं देता है और यूनिवर्सिटी के कल्चर के मुताबिक नहीं। अब किसी आज कोई किसी एक तो बेचारा चेहरे पे नज़र ही नहीं डालता किसी के टीचर, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, दूसरे कह नहीं सकता वो जी। लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा टीचर जो पढ़ाता नहीं था, उसे हमारी कितनी फिक्र थी कि हमें किस तरह रहना चाहिए। ये एक बात आपसे। तीसरी बात यह कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के 4 हमने इलेक्शन लड़े, 2 जीते 2 हारे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में मैंने सिर्फ बोलना नहीं सीखा, सुनना भी सीखा, सुनने का सलीका भी। और माफ़ कीजिएगा, ये टीचर्स की देन नहीं थी, टीचर्स नहीं होते थे, बल्कि जो सीनियर्स होते थे वो मॉनिटर करते थे और मॉडरेशन का काम भी करते थे। एक तरह से उन्होंने ये काम किया। एक और बात ये कि अलीगढ़ में हमने पहली दफ़े ये भी जाना कि हमें दूसरों की तहजीब और मज़हब का किस तरह एहतराम करना चाहिए जी। और इस्लामिक स्टडीज़ का तालिब इल्म रहा हूँ, थियोलॉजी का तालिब इल्म रहा हूँ, लेकिन ये अपने घर से भी सीखा और घर के साथ उसी का मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी सीखा। अब से पहले जो सेशन हो रहा था वो अवध के हवाले से हो रहा था, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ब्रिज की रिवायत जो है वो उससे कम बड़ी नहीं है। अगर अवधियों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे गर्व है, तो मैं भी इस बात पे गर्व भी करता हूँ और गौरव भी कि मैं भी क्या मैं कर्म योगी कृष्ण की जन्मभूमि के करीब का रहने वाला हूँ और उस संस्कृति उस कल्चर का हूँ। तो अलीगढ़ के अंदर भी इस बात का बड़ा एहतराम था। और अलीगढ़ जो बलवों का शहर है, माफ़ कीजिएगा, आज़ादी के बाद से और 80 के बाद तक, लेकिन अगर बलवा कहीं नहीं हुआ एक दफ़ा को छोड़ के, तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। और हॉस्टल के अंदर तो कभी कोई लड़का जो था, बावजूद इसके कितना ही बड़ा बलवा हो जाए, कोई कितना बड़ा दोषी हो, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रेम की जो रवायत थी वो पूरी तरह रही। ये तो मैंने आपको कल्चरली बात कही। टीचर का भी मामला ये था कि जो सीनियर टीचर थे वो छोटी क्लास पढ़ाना अपने लिए ज़रूरी समझते थे, छोटी क्लास पढ़ाना, क्योंकि असलूब अहमद अंसारी, प्रोफेसर असलूब अहमद अंसारी अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ, अंग्रेज़ी के बड़े प्रोफेसर थे और ब्लैक पे उनका बहुत बड़ा काम है माना जाता है। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी में आने वाले बच्चों को पढ़ाना वो अपने लिए ज़रूरी समझते थे, क्योंकि इन बच्चों की अंग्रेज़ी सही होनी चाहिए। हरबंस लाल शर्मा जो थे, हिंदी के बड़े प्रोफेसर थे, बाद में वाइस चांसलर भी हुए झांसी के, उनकी खूबी ये थी कि वो हिंदी में सिर्फ पाठ्यक्रम पे जोर नहीं देते थे, बल्कि हिंदी से जुड़े हुए जितने बड़े नाम थे उन सबको बुलाते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बुलाते थे। आप में से शायद बहुत लोगों को पता नहीं हो कि संस्कृत का पहला डिपार्टमेंट अलीगढ़ में खुला है, अलीगढ़ में खुला है जी। तो असल वही एक्सटेंशन जो था वो सारी चीज़ें चलती थी। तो टीचर्स के अंदर भी ये बड़ी बात थी। दूसरे, माफ़ कीजिएगा, अलीगढ़ का अपना एक फ्यूडल मिजाज रहा है। वहाँ पे तो हालत ये रही है कि
लेक्चरर की बीवियां प्रोफेसरों की बीवियों के साथ नहीं बैठ सकती किसी तकरीब में। ये रहा है, मैं आपको बताऊं। इसी की वजह से मैं अलीगढ़ से जामिया भाग के आया नौकरी मिलने के बावजूद। ये खराबी थी, लेकिन स्टूडेंट की परवाह बहुत थी, स्टूडेंट की बड़ी फिक्र थी, स्टूडेंट को वो नहीं करते थे। हमारे टीचर, हमारे प्रोवोस्ट को ये मालूम हो गया कि इनकी माली हालत ठीक नहीं है, मैंने भी आपको बताया, तो उन्होंने पहली फुर्सत में मेरी फीस माफ़ कर दी कि बोझ पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके नतीजे में क्या होता था कि माफ़ कीजिएगा, अलीगढ़ हमारे ज़माने में बहुत ख़राब दौर से गुजरा हमारी वजह से। और वो क्या था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर की एक पूरी स्ट्रगल चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि हमने 3 दिन की स्ट्राइक की, कोई क्लास नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, और अंग्रेज़ी अखबारों में कुछ नहीं आया। तो हम जो थे अलीगढ़ से दिल्ली आए। दिल्ली में हम जैन साहब से, जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, गिरीलाल जैन, उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि आप बताइए, ये आपका बदमाश है जो वहाँ पे करस्पॉन्डेंट थे, हमने 3 दिन की स्ट्राइक की ऐसी ज़बरदस्त, और ये हुआ और कोई पढ़ाई नहीं हुई। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने फ़ौरन एक डायरी निकाली और कहा कि ये बताओ कि 3 दिन की स्ट्राइक हुई, कितने लोगों को, टीचर से कितना झगड़ा हुआ? हमने कोई नहीं हुआ। गमला टूटा? हमने कहा नहीं हुआ। शीशा टूटा? उनका नहीं टूटा। तो उन्होंने कहा फिर क्या, हमें ये खबर क्या थी भाई? मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये रिश्तों की वजह से था कि हमारा टीचर जो हमारा विरोधी था, हमारे उससे वो यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो आ जाता था तो हम नारे लगाना बंद कर देते थे, हम नारे लगाना बंद कर देते थे। लेकिन वो भी जानता था कि ये मेरी मोहब्बत में कर रहे हैं, बुज़दिली में नहीं कर रहे हैं। ही एक आखिरी बात जो मैं और आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में वो शख्स कभी नहीं जीत सकता था जिसके ऊपर किसी पार्टी का ठप्पा होता था, कांग्रेस का, स्वतंत्र पार्टी का, बीकेडी का, या किसी का। आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट थे, जमात इस्लामी वाले थे जी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जमात इस्लामी वाला भी मुश्किल से जीता एक आध दफे। तो ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन अलीगढ़ में एक बात है, मुझे खुशी है इस बात की कहने की, मुझे कोई वो नहीं है, कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, हमारे स्पोर्ट्स को देख लीजिए, हॉकी हो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस हो, ये टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, और दूसरे जितने भी हैं आप उन्हें ले लिए, साहित्य में ले लीजिए, जितने बड़े नाम मिलेंगे आपको अलीगढ़ से मिलेंगे। और उसके अंदर आप और भी देखें तो आगे चल के जो दूसरे मैदान थे उनके अंदर भी अलीगढ़ वालों ने अपनी जगह बनाई। और एक समय इस उपमहाद्वीप में ऐसा आया कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलीगढ़ के पड़े हुए थे। तो ये है, अब आज जो है एक डिक्लाइन है। और उसकी वजह क्या है? वजह ये भी है कि पहले बहरहाल घरों के अंदर भी एक तहजीब होती थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, माफ़ी के साथ, यूनिवर्सिटियाँ जो थीं वो पैकेजिंग का काम भी करती थी, अपना ब्रांड बनाती थीं, लेकिन रॉ मटेरियल भी ऐसा आता था कि उस पर उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। आजकल तो माफ़ की जगह न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े आज़मी। बहुत शुक्रिया। मैं वो अलीगढ़ का वो दौर जो अदीबों का दौर था उस पर भी आपसे बात करूंगा। खालिद अलवी साहब, आपसे बात हो भी रही थी आज सुबह में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी, हाँ हुई थी, जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी इसलिए भी बनाई गई थी कि इन दोनों यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की अच्छी तरबियत हो, वो उनका जो है वो एक कल्चर से जुड़ सके, साहित्य से जुड़ सके। एक बात जो खालिद अलवी साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ न बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, आपका ताल्लुक़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, दोनों से है जी। तो क्या ये
इसमें कसूर किसका है, स्टूडेंट्स का या टीचर्स का? बड़ी माजरत के साथ, क्या स्टूडेंट्स ने टीचर्स को अपने आप से करीब नहीं किया या टीचर्स ने स्टूडेंट को अपने आप करीब नहीं आने दिया? देखिए, दो बातें तो अलीगढ़ की बहुत तवील बात की मेरे बड़े भाई अख्तरुल वासे साहब ने। मुझे दो बातें बहुत दिलचस्प याद आई अलीगढ़ की। एक तो वहाँ एक वाइस चांसलर थे सर ज़ियाउद्दीन साहब, और हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के एक साहब थे खुर्शीदुल इस्लाम साहब, जो यहाँ यतीम खाने में जिनकी परवरिश हुई थी। और जब वो अलीगढ़ गए तो सुबह को पहला आदमी जो लाइब्रेरी में जाता था वो खुर्शीदुल इस्लाम साहब होते थे, और जो रात में सबसे बाद में निकलता था वो खुर्शीदुल इस्लाम साहब होते थे। लेकिन खुर्शीदुल इस्लाम साहब एथीस्ट थे, खुदा को नहीं मानते थे, मज़हब को नहीं मानते थे, हदिये वाइस चांसलर को भी नहीं मानते थे। तो वाइस चांसलर ने एक दिन उन्हें बुलाया और वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा कि देखिए साहब, हम सब लोग खुदा से डरते हैं और इन साहबजादों को देखिए ये खुदा को नहीं मानते। तो लोग ये सोच रहे थे शायद ही उन्हें पिनलाइज करेंगे, डांटेंगे। उन्होंने कहा मगर देखिए, हमने आपका अपॉइंटमेंट कर दिया, एडहॉक अपॉइंटमेंट उर्दू डिपार्टमेंट, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए और खुदा के और वाइस चांसलर के खिलाफ कुछ मत कहिएगा। अब दूसरी बात ये कर रही थी कि असतज़ा कितना हेल्प करते थे अलीगढ़ में। अलीगढ़ में हमारे 2-3 प्रोफेसर जो इत्तफाक से सब मेरे भी प्रोफेसर रहे हैं, तनवीर अलवी साहब, प्रोफेसर कमर रईस साहब, तो बहुत मशहूर राइटर थे कमर रईस साहब, बड़े क्रिटिक, बाद में डिप्लोमेट भी बने। तो वो एक बहुत लीडिंग लॉयर थे शाहजहाँपुर के, उनके बेटे थे। तो उन्होंने इन्हें भी लॉयर बना दिया और उस ज़माने में अर्ली 50s में उनको 300-400 रुपये महीने की इनकम होने लगी। मगर कोई क्लाइंट आता था वो उसे आने जाने के पैसे दे देते थे। कुछ जाहिर है कि वो जो आदमी एक शायर जैसा होगा वो क्या वकील होगा, और वो छोड़ के अलीगढ़ आ गए। तो जब ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब को पता चला कि ये बड़ा ब्रिलियंट आदमी है, थोड़ा बहुत नाम उनका उस वक्त हो भी चुका था, तो उन्होंने 2-3 लोगों को कहा, एक स्कॉलरशिप था, कहा कि तुम लोग ऐसे ऐसे महमूद इलाही साहब और कमर रईस साहब, ये 50-50 रुपये महीना तुम बांट लेना। फिर एक तनवीर अलवी साहब आ गए। अब इन सब लोगों ने तकरीबन 7 PhD की। कमर साहब को सबसे पहले जॉब मिल गया। तो ज़हीरुद्दीन अली अलवी साहब ने कमर साहब को ख़त लिखा कि तनवीर अलवी दिल्ली आ रहा है, सबसे पहले तो ये करना कि तुम इसके लिए एक सूट बनवा देना और उसका पैसा मैं दूंगा, तुम्हें इसकी कोई तकल्लुफ़ नहीं है। उसके बाद ये दिल्ली में जहाँ इंटरव्यू में जाए इसके पहुँचाने की हद तक तुम इसे मदद करना। तो इतनी मदद बाद में करते थे। और रशीद साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने घरों पे रखा और कितने लोगों की तरबियत की। दूसरी बात, ये अभी बनारस यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हवाले से कर रहे थे किस्मा, लेकिन उन्होंने अख्तरुल वासे साहब ने एक हवाला दिया कि हमारे बहुत सारे काम हमने यूनिवर्सिटी ने तो छोड़ ही दिए, घरों पे भी हो गया है। देखिए, मैं अदब की बात चूँकि हो रही है, हमारे फिराक साहब उर्दू के तालिब इल्म नहीं थे, लेकिन उर्दू के सबसे बड़े शायर थे। फैज़ साहब उर्दू के तालिब इल्म नहीं थे, उर्दू के बड़े शायर थे। इकबाल उर्दू के तालिब इल्म नहीं थे, उर्दू के बड़े शायर थे। मैं BSc तक साइंस का तालिब इल्म था, लेकिन मैंने इतनी अच्छी खासी उर्दू पढ़ ली थी कि मैंने जब MA किया मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब के जो BA के बच्चे उनसे मैं ज़्यादा जानता था। अभी इसमें आजकल ने एक असतज़ा नंबर निकाला था, तो उसमें कुछ ऐसे लोगों ने अपने असतज़ा का जिक्र किया था कि आंखें खुल जाती। पंजाब में जोश मल्सियानी साहब और एक पूरन सिंह हुनर ने किसी उस्ताद का जिक्र किया था कि वो नाबीना थे, अंधे थे और गाँव के बच्चों को उर्दू फ़ारसी पढ़ाते थे, और लेकिन पहले उसे टटोल के देखते थे कि उसके हाथ पे सर्दियों के महीने में मैल तो नहीं जम रहा है, और नाखून काटते थे, गर्म पानी से उसके हाथ पांव धोते थे, और दूसरा जो बच्चा पढ़ता था उसे पढ़ाते रहते थे साथ साथ। तो कुछ घर पे या प्राइवेट स्कूल पे जो बेसिक एजुकेशन थी, अब उसमें वो सब चीज़ें, सारे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो गए हैं, घर भी, स्कूल भी, तो यूनिवर्सिटी भी। अब ये नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी तो ब्राइट रहे, यूनिवर्सिटी चलती रहे, स्कूल बर्बाद हो जाएं, घरों पे हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। तो ये सारा, जैसे अख्तरुल वासे साहब ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये उर्दू के तालिब इल्म थे, लेकिन ये किसी उर्दू के प्रोफेसर से कम उर्दू नहीं जानते, इसलिए कि इनकी तरबियत किसी अच्छे असतज़ा से उस ज़माने से हुई। तो ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि वहाँ हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के आदमी थे, उनको गुरुदेव ने शांति जी मौलवी महेश प्रसाद आज भी मौलवी कहलाते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी में पर्शियन पढ़ाते थे। गालिब के खतूत को पहली बार हिंदुस्तान में उन्होंने, दुनिया में बल्कि उन्होंने ही एडिट किया। तो ये ऐसे लोग थे और बिल्कुल कलंदर और मस्त लोग। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने इन तमाम लोगों को पैदा किया, विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह, और उनको गुरुदेव ने कबीर पढ़ने के लिए वहाँ बुलाया था शांति निकेतन में। अब देखिए, टीचर्स भी थे, गुरुदेव को तो नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, उन्हें क्या ज़रूरत थी,
उन्होंने जोश मलियाबादी को इसलिए बुलाया कि मैं हाफिज़ को ठीक से नहीं समझ सका, कुछ दिन आगे मुझे हाफिज़ पढ़ा दो। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी को इसलिए कहा कि मुझे कबीर पढ़ना है तुमसे, और कबीर को फिर उन्होंने दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया, उसके 100 दोहे ट्रांसलेट किए। तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से थी, डेडिकेशन था लोगों, टीचर्स में, असातिज़ा में। खुद ये जामिया से हमारे अख्तर वासे साहब रहे हैं, यूसुफ हुसैन खान ने अपनी बायोग्राफी में एक कैलाट साहब नाम के किसी टीचर का जिक्र किया है। तो कैलाट साहब दिन भर पढ़ाते थे, शाम को हॉस्टल में जो लड़के रहते थे कहले चलो खेलने चलते हैं। तो यूसुफ साहब ने लिखा कभी कभी हमें बुरा भी लगता था कि पढ़ाते भी इसी तरह से हैं और खिलाते भी इसी तरह से हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिसका जिस्म सेहतमंद नहीं होगा उसका जहन भी सेहतमंद नहीं हो सकता, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जाकिर साहब जब यहाँ वाइस चांसलर थे जामिया मिलिया के, तो वहाँ पहले ये यूजीसी पैसा नहीं देता था, तो वही देखते थे दिवाली आ रही है तो कुछ पैसे इकट्ठे करके एक एक घर जाके 20-20 रुपए 30-30 रुपए देते थे कि भाई ईद आ रही है, दिवाली आ रही है। और इन सब लोगों ने ये तय किया था कि यूनिवर्सिटी के पास कितना ही पैसा हो जाए, हम 200 रुपये महीना से ज़्यादा कभी नहीं लेंगे। तो वो डेडिकेशन जो था वो तो आप जानते हैं। और टीचर से भी रिश्ता आपस में देखिए, जाकिर साहब की, मैं अलीगढ़ियन कभी नहीं रहा, लेकिन मुझे बहुत जाकिर साहब का ख्याल आता है कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एक साहब थे, गालिबन बनर्जी साहब उनका नाम था, अलीगढ़ में। उन्होंने किसी बात पे नाराज़ होकर इस्तीफ़ा भेज दिया जाकिर साहब के पास, तो उनके पास कोई जवाब नहीं आया। शाम को जाकिर साहब खुद उनके घर पहुँचे। अब जब वाइस चांसलर घर आएगा तो प्रोफेसर साहब ने बिठाया, चाय भी, तो जो पेंटिंग्स लग रही थी पहले पेंटिंग पे बात की, फिर और इकोनॉमिक्स पे बात की, फिर उठ के बाहर आए लॉन में तो फूलों पे बात की। उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक़ था और इस्तीफ़े का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और फिर जब चले कार में बैठ गए तो शीशा नीचे करके कहा कि बनर्जी साहब, आपका सुबह ये ख़त मुझे मिला था, इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जब तक मैं अलीगढ़ में हूँ आप भी नहीं जा सकते। और ड्राइवर से कहा चलो। उनका जवाब लेने की ज़रूरत नहीं समझी, अब इतनी मोहब्बत से कोई रोकेगा तो कैसे जाएगा। दूसरी मिसाल और एक यूनिवर्सिटी की है कि एक आदमी जो खासे मशहूर शायर थे, मैं नाम भी ले देता हूँ, अशोक चक्रधर, उन्होंने इस्तीफ़ा भेजा, मुशीर साहब ने 10 मिनट में रिसीव करके उन्हें रिलीव कर दिया। तो ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं कि अब हम उससे कोशिश नहीं करते, आप जाना चाहते जाए, रहना चाहे रहें, आपको तनख्वाह मिल रही काम कीजिए। तो ये सारे हालात बदल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी, टीचर भी, वाइस चांसलर भी, और हम सब भी। सबसे बड़ी बात ये कि घर बदल रहे हैं। जहाँ अदब का मसला ये था कि आप तो खुद यानी ट्रेडिशनल घरानों से, हम सब लोग, हमारे घरों में शायरी, वेदबाजी, ये सब चीज़ें होती थी। जो मैं एक फ़िल्म लाया जिसमें थोड़ा सा शायरी का जिक्र था, तो मेरा भतीजा उसे देखता रहा, फिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि आज चचा जानी एक बहुत पकाऊ फिल्म लाए हैं, चलो उधर बैठते हैं। तो अब ये जो हमारे घरों का माहौल का ये हाल है, तो मैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कोई ख़ास माहौल है, बल्कि शुरू शायरी का माहौल था। पुराने ज़माने में हर घर में लोग शायरी करते थे, निगार, रिसाले, और ये अच्छी खासी लाइब्रेरी घर पे होती थी, नवल किशोर की छपी हुई सारी किताबें घर पे होती थी। निसार अहमद फारूकी साहब एक प्रोफेसर हैं, वो जब जवानी के दिनों में गजरौला स्टेशन पे टहलते हुए कुछ मेरे फादर को मिल गए, तो वो चांदपुर आए, उन्हें साथ ले आए, 2-3 दिन वो रहे। तो निसार साहब ने एक मजमून में लिखा है कि मैं उस घर में जाके हैरान रह गया कि मैं नवल किशोर की छपी हुई कोई किताब होगी जो उस घर में नहीं थी। मेरी किताब के एक फ्लैप पे उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने कहा मैं उस घर में जाया हूँ जहाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब उस घर का ये हाल है कि बच्चा एक शेर व शायरी की बात को कहता है कि बहुत पकाऊ बात हो रही है। तो अब अदब कैसे परवान चढ़ेगा, यूनिवर्सिटी जाए, वो चाह रहे हैं, वो आईटी में जाना चाहते हैं, उनका कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो पूरी दुनिया एकदम बदल गई है। तो बहरहाल इस पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमें भी अब बदलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इस पर अफसोस करने की गुंजाइश हम लोगों को है नहीं। वो सच्चिदानंद साहब, ये एक बहुत सारी वजूहात हैं। जाहिर सी बात है कि जो यूनिवर्सिटी में जो ज़िंदगी के पूरे आदाब बदल गए, उसमें एक वजह ये भी है कि जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट है, उसका लोड स्टूडेंट्स के ऊपर इतना है। अब मेडिकल का स्टूडेंट जो है, या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है, उससे आप कहिए कि जा कर के तुम जो वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको सीखो, मुशायरे में जाया करो, बैतबाजी में पार्टिसिपेट किया करो, तो वो यही कहेगा कि यार फिर हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या अपना वक्त। तो ये जो एक वजह है जो मुझे लगता है कि कुछ जायज़ है, ये जो इतना प्रेशर है सब्जेक्ट का, कोर्सेज का, कि जो यूनिवर्सिटी की जो पूरी तहजीब है, जो ट्रेडिशन है, जो हमारे कल्चर का है, सब उसने भी काफ़ी दूर कर दिया है स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चों से बात करना बंद कर दिया। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों से बात करना बंद कर दिया है। हमने कभी उसके
कंधे पे हाथ रख के नहीं कहा कि बेटा बेटी तुम क्या करना चाहते हो बताओ। और अगर मान लीजिए उसने कह ही दिया कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, या बेटी कहे कि मैं शायरा बनना चाहती हूँ, खुदा ने खास्ता उसने ऐसा कह दिया, तो एक लपड़ उसके गाल पर, अलबत्ता ये क्या किस तरह का तुम बेहुदा ख्याल तुम्हारे मन में आ गया। ये हमारी समाज की जो एक सामान्य रिएक्शन है वो आजकल ये हो गई है। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों से बात करना बंद कर दिया, घर में इस तरह की बातें होना बंद हो गई हैं। और जहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी टीचर ने स्टूडेंट के साथ इस तरह की बात करना बंद कर दिया है। अब सारे रिश्ते जो हैं वो बहुत सारे प्रोफेशनल हो गए हैं कि भाई आप आए हैं पढ़ने, आपने फ़ीस दी है और मेरा काम है क्योंकि सरकार मुझे या मेरा मैनेजमेंट मुझे तनख्वाह देता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो अपना जाइए, अपना जो भी मज़ा करना है वो करिए। और दूसरी एक जो लेकिन आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं, और जो अभी बहुत पुरानी नहीं है, बिल्कुल 3 दिन पहले की बात है वारसी साहब, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। अभी हमने हमारे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में एक एपिग्राफी का एक 5 दिन का वर्कशॉप किया। और प्रोफेसर नागा स्वामी जो एपिग्राफी के बहुत बड़े विद्वान हैं और अब 86 साल की उम्र है, तो हमने ऐसे ही एक वेबसाइट पर विज्ञापन डाला कि जो प्रोफेसर नागा स्वामी से एपिग्राफी सीखना चाहते हैं वो आ जाएं। और जब उसका वैलिडिक्ट्री हुआ तो मैं उस वैलिडिक्ट्री में सारे पार्टिसिपेंट से बात कर रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक सज्जन जो मेडिसिन में, जिन्होंने अमेरिका से डिग्री ली, मेडिसिन में पीएचडी किया, और वो मेडिसिन छोड़ के एमए संस्कृत पढ़ के एपिग्राफी का कोर्स करने आ गए। दूसरे हजरत जिन्होंने आईआईटी से अपना बीटेक किया, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी से एमटेक किया, कुछ दिनों तक जर्मनी में रिसर्च किया नैनो टेक्नोलॉजी का, और वो संस्कृत पढ़ने आ गए और लुंगी लगा के नंगे पैर 5 दिन तक क्लास अटेंड किया। मेरे जहन में एक ही सवाल आया कि इसने अगर संस्कृत ही पढ़ना था, इसको अगर यही इसी फील्ड में जाना था, तो इस बंदे के हमने ये 5-7 साल और क्यों ख़राब कर दिए। अगर ये 5-7 साल पहले से ये सारी चीज़ें शुरू करता तो आज हमें एपिग्राफी का कोई बहुत बड़ा विद्वान हमें मिल जाता। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमने उस बच्चे से उस वक्त बात नहीं की होगी, ना उनके पेरेंट्स ने बात की होगी, और जब बात की तब तक बहुत देर हो गई। अब होता क्या है कि अब जब बच्चा आईआईटी कर लेता है, 5-7 साल नौकरी कर लेता है, और अचानक उसे लगता है कि मुझे गिटार बजाना चाहिए और यूट्यूब पर अपना एल्बम डालना चाहिए, और फिर सबको लगता है कि इस बच्चे के दिमाग में क्या खपत सवार हो गया है, अच्छा खासा भाई तू शादी कर, बीवी बच्चे कर, फ्लैट खरीद, गाड़ी खरीद, माँ बाप को घुमा, विदेश यात्रा करा, हमारी भी ज़िंदगी की मौज कर, तू भी मौज कर। हमने अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया है, हमने अपनी भी ज़िंदगी जीना छोड़ दिया है। रॉबिन शर्मा की एक बहुत किताब आई, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, और वो किताब बेस्ट सेलर हुई। आप में से बहुत लोगों ने अगर पढ़ी हो वो किताब, इसलिए बेस्ट सेलर हुई कि उस किताब ने बताया कि 40 साल की उम्र पार करने के बाद भी आदमी सोचता है कि अब तो कम से कम मुझे मेरी ज़िंदगी शुरू करने दो, और इसलिए फिर वो अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में कभी किसी को शायरी करना है, किसी को पेंटिंग करना है, किसी को म्यूज़िक में जाना है, किसी को कुछ करना है, वो सब क्या कर रहा है, कोई डॉक्टर बना फिर रहा है, कोई इंजीनियर बना फिर रहा है, कोई फैक्ट्री में जाकर मैनेजमेंट कर रहा है, और बार बार अपना सिर धुनते हुए कह रहा है कि या अल्लाह मुझे कहाँ भेज दिया तुमने। तो मेरा कहना क्या है कि ये जो एक समाज में बातचीत का वातावरण शुरू से होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। एक और बात जो मैं कह देना चाहता हूँ, इस कारण से कि 10 साल वाइस चांसलर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ये जो जिस तरह की बात आप यूनिवर्सिटी के माहौल की कह रहे हैं वो सारी बातें इसलिए संभव थी कि वाइस चांसलर उस ज़माने में वाइस चांसलर हुआ करता था, और सरकार और समाज इस बात पे विश्वास करती थी कि ये शख्स अगर हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं तो अब सब कुछ इन पे छोड़ दिया जाए, अब इनको कुछ सिखाने पढ़ाने बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे बताएंगे वही आखिरी शब्द होगा समाज का। आज दुर्भाग्य है कि वाइस चांसलर को बेचारे को मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर और बाबू के सामने कुर्सी लगा के बैठना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, ग्रांट के लिए। मैं बहुत देर से नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जहन से स्लिप हो गया। सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, संभवतः आचार्य द्विवेदी थे, जो उस समय की बात है जब द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और कोई दुबे साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे वो सागर गए और उन्होंने सागर में जाकर सर्किट हाउस से यूनिवर्सिटी में संदेशा भेजा कि वाइस चांसलर साहब से कहो कि एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। और उस वाइस चांसलर साहब ने उसी कारिंदे के हाथ, वो कारिंदा मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसी कारिंदे के हाथ संदेशा भिजवाया कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से कोई काम नहीं है, इसलिए मैं मिलने की कोई ज़रूरत नहीं समझता, अगर वो मिलने आना चाहते हैं तो आ जाएं, अलबत्ता लोगों से मिलने का समय 3 से 4 का ही है।
और ये एजुकेशन मिनिस्टर साहब खफा हो गए क्योंकि वो नए नए एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो आग बबूला हो गए। और वो तुरंत जब राजधानी पहुंचे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि साहब कैसे खप्तियों को आपने वाइस चांसलर बना रखा है, मैंने सर्किट हाउस में बुलावा भेजा तो वो आए भी नहीं और इस तरह से ऐसा जवाब भिजवा दिया। तो द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने कहा कि बहुत अच्छा किया, तुमने ज़्यादा उनसे पंगा नहीं लिया, अलबत्ता मैं तुम्हें मिनिस्ट्री से निकाल देता, अगली बार ऐसी जहमत मत करना। ये माहौल था, ये कैरेक्टर था, ये वाइस चांसलर का भी कैरेक्टर था, ये हुक्मरानों का भी कैरेक्टर था और ये यूनिवर्सिटी का भी कैरेक्टर था। आज अलबत्ता ये है कि साहब ग्रांट नहीं मिल रही है तो डिप्टी सेक्रेटरी भी वाइस चांसलर को डांट देता है कि अरे तुम सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम कहाँ बढ़े हुए हो, तुम्हें पैसे खर्च करने की अकल नहीं है। आज सरकार अगर वाइस चांसलर को ग्रांट देती तो इस एहसान के साथ जताती है, एहसान जताते हुए देती है कि लो अब खैरात बांटी है, तुम कुछ थोड़ा मोड़ा काम कर लो। तो ये जो बदलाव हुआ है सारा, तो इसलिए हमने अथॉरिटी को, हमारे वाइस चांसलर की, हमारी इंस्टीट्यूशनल्स की जो अथॉरिटी थी, एजुकेशन की जो अथॉरिटी थी, एक ज़माने में वारसी साहब आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, प्रोफेसर साहब साइकिल से जाते थे, वो पैर में एक कड़ा बांधते थे जिससे उनकी पैंट के पांचे चेन में न फंस जाएं, और वो फेल्ट हैट लगाकर, सुबह सन हैट लगाकर ये प्रोफेसर साहिबान निकलते थे और साहब लोग रास्ता दे दिया करते थे कि प्रोफेसर साहब की सवारी जा रही है, क्योंकि वो समाज में इज्जत थी, प्रोफेसर्स की शिक्षा की इज्जत थी, तालीम देने वालों की इज्जत थी। आज हमने खुद ने क्या कर दिया है, आज वो बच्चा कहता है कि मेरा टीचर आया नहीं। मैंने कहा तुम इतना तो सीख लो कि टीचर आए नहीं बोलो, और जब बच्चा कहता है कि टीचर आया नहीं तो वो माँ बाप उसको तमाचा नहीं मारते। इस बात की भी हैरत होती है कि माँ बाप कहते नहीं कि भाई तुम तमीज से बात नहीं कर सकते। तो इतना फर्क जो समाज में आ गया है, ये जो डिटोरिएशन आ गया है, जो आपने बहुत सही बात कही कि घर की भी जो दिक्कतें हुई, घर का असर है। घर ने भी कहा कि हम पैसे देते हैं इसलिए वो पढ़ाते हैं, तो ठीक है साहब, जो ये कमोडिटी हो गई। तो तालीम की जो एक पवित्रता थी, जो एक उसकी पूरी जो पायसनेस थी, एक तालीम सीखना मतलब एक बहुत पवित्र ईश्वरीय कार्य माना जाता। हम समझते थे ऊपर वाले ने भेजा इसलिए ये खुदा के फरिश्ते हैं जो आके हमें यहाँ पर तालीम दे रहे हैं। अब वो भाव ही चला गया है। जोशी साहब, वो जो टॉपिक है वो उसमें यह है कि अगर ज़िंदगी के आदाब यूनिवर्सिटी में सिखाए जाएँ तो हो सकता है जो बची हुई ग्रांट है वो भी छीन ले गवर्नमेंट में, जो हालात हैं इस वक्त। तो देखिए चौहान साहब भी आ गए, वो नाजिल हो जाते हैं बिल्कुल वक्त पे। तो बस आखिरी सवाल आप लोगों से फिर एक कि ये जो पूरा डिक्लाइन है, जो पूरी गिरावट है कि यूनिवर्सिटी में आदाब, अदब, तहजीब, कल्चर, इसकी ये बात कहना गुनाह समझा जा रहा है, कोई सवाल ही नहीं। मैंने शुरू में भी कहा कि वो लड़कियों को कहा जाए कि लगता है बहुत बैकवर्ड हो गया। तो क्या आपको क्या कहीं भी कुछ थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण नज़र आती है? अख्तर वासी साहब मुख्तसर बताइए। देखिए, मैं मायूस तो बिल्कुल नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात ये है जो बात हमारे जोशी साहब ने कही और हमारे दोस्त खालिद अलवी ने कही, मैं उनको एक तो तायद करता हूँ। घरों में मुकालमे की लज्जत से हम महरूम हो गए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ तालीम का तसव्वुर अब शख्सियत की तामीर, तश्कील और शऊर की बलूगत के लिए है ही नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पे हमारी यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे जो हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह हैं, जहाँ पर कि हमें बाज़ार में क्या कीमत मिलने वाली है उस तरह के कोर्सेज हम कराते हैं। और माफ़ कीजिएगा, बहुत दिलचस्प बात है, हमारे जो घर वाले थे उनके पास तालीम की वो रिवायत नहीं थी जो बाद में हमारे हिस्से में आई। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि लोग जितने क्या पढ़ते जा रहे हैं और एलीट क्लास में शामिल होते जा रहे हैं, उतना ही तालीम का व्यवसायीकरण जो है जी, ताजराना जो पूरा जहन है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे माँ बाप जो थे वो कम से कम हमें घरों में लाके कोई किताब तो दिया करते थे, रिसाला तो मंगाया करते थे हमारे लिए। लेकिन जैसा कि अभी खालिद कह रहे थे, माफ़ कीजिएगा, रिटायरमेंट मेरा 31 अगस्त 2016 को हुआ, लेकिन 5 साल पहले से
जिस चीज़ का बुखार था वो ये कि ये जो 7-8 हज़ार किताबें हैं इनका क्या होगा, इन्हें कहाँ रखेंगे जी। नतीजा ये हुआ कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को दी, एक डिग्री कॉलेज को बस्ती ज़िले में दी और एक को अमरोहा में दी। बची हुई तो हमको दे दी। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, यही मैं आज जो अर्ज कर रहा हूँ आपसे, ये अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा, मैंने ये जो आप बात कह रहे हैं, और आज हमें सालगिरह पे किताब मिलती थी, हमारे नवासे नवासियों को और पोते पोतियों को मालूम हुआ कि उन्हें दूसरी चीज़ मिलती है। पजल्स भी दें तो भी समझ में आए, लेकिन उनको मालूम ये हुआ कि दूसरी चीज़ मिलती है। ये हमारी परेशानी है, और इसमें वजह ये है कि जब तक हम, और ये एक बात, एक वो मुझे फ्यूचर शॉक नाम की किताब आई थी, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मुझे उस फ्यूचर शॉक के बारे में कोई शुबा नहीं है जो आने वाले दिनों से जिससे हम गुजरेंगे, और उसके नतीजे में एक दफ़ा फिर हम अपने अच्छे माजी की तरफ लौटेंगे। माफ़ कीजिएगा, अच्छे दिन आए या नहीं आए, लेकिन वो पुराने दिन आ जाएं, हमें उसकी दुआ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत समय नहीं लेके, चौहान साहब 2 मिनट ज़्यादा ही ले लूँगा। दो चीज़ें बहुत छोटी छोटी बताना चाहता हूँ। जब मैं जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, चूँकि रायपुर में यूनिवर्सिटी थी और नई यूनिवर्सिटी थी और कैंपस नया बन रहा था, और जो बात आपने कही वो बात बहुत बार महसूस हुई कि ऐसे तमाम लोग जो प्रोफेसर्स हैं या साहित्यकार हैं, अदब के बड़े जाने माने लोग हैं, जिनका शौक़ रहा था किताबें, एक दो दफ़े हुआ ये कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़े साहब का इंतकाल हुआ और उसके 15-20 दिन बाद उनके घर की सफाई हो रही थी, और उनकी जो सारी किताबें हैं, उनकी किताबों की अलमारी बाहर चौराहे पर पड़ी हुई थी अटाले के रूप में। उसमें न जाने कितनी इम्पॉर्टेंट बुक्स होंगी। तो उस दृश्य ने मेरे दिमाग में बहुत हलचल मचा दी, और फिर मैंने एक चिट्ठी ऐसे तमाम लोगों को लिखी। ऐसा लिखा कि आपके पास बहुत बड़ी किताबें हैं, बहुत किताबों का भंडार है, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके बाद आपके घर में उन किताबों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हम सब जानते हैं कि अगर जब कभी आपका घर छोटा पड़ता है या घर में आपको कोई एक्सपांशन करना होता है, तो पहली कुल्हाड़ी किताबों की अलमारी पर चलती है। हाँ, उन्होंने कहा साहब ये फालतू है, ये अलमारी हटा दिया जाए, ये किताबें क्या हैं, अटाला है, इसको फेंक दिया जाए। ये पहले ही होता है। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी और बहुत अच्छी भाषा में लिखी, करीब 400 लोगों को, ऐसे तमाम लोगों को चिट्ठियाँ भेजी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसमें से कई लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और मुझे कहा, हमने कहा कि साहब हम हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा संदर्भ संग्रहालय बना रहे हैं जिसमें उस अलमारी में हम आपकी किताबें रखेंगे और बाकायदा आपके नाम के साथ कि ये किताबें आपने हमको डोनेट की हैं। इसका कोई संबंध नहीं रहेगा कि वो हमारी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं या नहीं रखती हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो किताबें छत्तीसगढ़ के संदर्भ के रूप में रहें। आपको जान के खुशी होगी कि जब मैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था तो वहाँ मेरे पास करीब 20,000 किताबें और करीब 20,000 पुरानी मैगजीन्स हमारे पास उस संदर्भ संग्रहालय में इकट्ठा थी। और कई लोगों ने आके, उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी या मेरे फ्लैट या मेरे घर का तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये जो मेरे बच्चे हैं, ये जो मेरी किताबें हैं जिनको मैंने कैसे कैसे ख़रीदा है। आप जानते हैं, आपने बताया ना कि छाते के कपड़े से जो शेरवानी से लाते थे, वही लोग जा के बाज़ारों में किताब खरीदते थे। तो बोले मुझे लगता था कि ये जो मेरे बच्चे हैं इनका क्या होगा। तो आपने कम से कम मुझे बता दिया कि ये बच्चे यतीम होने से बच गए आज इस लाइब्रेरी में। सिर्फ आशा की एक किरण के बारे में मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूँ। हालांकि वो वाकया स्कूल का, एक स्कूल की प्रिंसिपल मुझे मिली और उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक नोटिस निकाला स्कूल के बच्चों के लिए कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो किताबें खरीद के नहीं पढ़ सकते, तो उन बच्चों के लिए एक फ़ंड हम इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने घर से कुछ पैसा उस कंट्रीब्यूशन के लिए ला सकते हैं क्या। तो वो चिट्ठी तमाम जगहों पर घूमी होगी। तो एक दिन अचानक एक लड़की सुबह प्रिंसिपल के पास आई और उसने प्रिंसिपल को 5,000 रुपये दिए। ये 10वीं क्लास की बच्ची थी, और 10वीं क्लास की बच्ची जब 5,000 रुपये दिए तो प्रिंसिपल की एकदम आंखें फट गई। उन्होंने कहा बेटा ये पैसे क्यों लाई हो तुम। उन्होंने कहा मैडम वो कुछ दिनों पहले जो नोटिस आया था गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए, मैं ये 5,000 रुपये देना चाहती हूँ। तो प्रिंसिपल को तुरंत लगा कि 5,000 रुपये 10वीं की बच्ची ला रही, यानी कहीं चोरी चकारी करके कुछ गलत काम करके तो नहीं लाया। उसने कहा बेटा ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। उन्होंने कहा नहीं मैडम, जिस दिन आपने ये नोटिस दिया था वो नोटिस मैंने ले जाके अपने घर में दिया और मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी मुझे इसमें कुछ तो भी डोनेट करना है। तो माँ ने मुझे
10 रुपए दिए थे और कहा था कि ये डोनेट कर देना। पर मुझे लगा कि 10 रुपए में तो मेरी एक पेंसिल नहीं आती, गरीब बच्चों की किताबें कैसे आएंगी। पर मैडम, आई वांटेड टू डोनेट समथिंग। उसके 10 दिन बाद उस बच्ची का जन्मदिन था और उसकी माँ ने उस बच्ची से कहा कि ये जन्मदिन घर में मत बनाओ, जो शहर का सबसे महंगा होटल है वहाँ ले जाओ अपनी 10 सहेलियों को, वहाँ 500 रुपया प्लेट खाना है, इसलिए 10 सहेलियों का 5,000 रुपया होता है, ये 5,000 रुपये लो और शहर के सबसे बड़े होटल में जाओ। मैडम, मेरा दिल नहीं माना कि मैं सबसे बड़े होटल में जाऊँ। मुझे लगा कि मैं 5,000 रुपये इस काम के लिए दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं तब तक हमारे सामने आशा की किरण है, और उसी आशा की किरण के लिए हम सब भी, वारसी साहब भी, आप भी, हम सब लोग और आप साहिबान भी यहाँ पर हैं, और सिर्फ उसी आशा की किरण हमारे सामने है, उसी को देख रहे हैं। आशा की किरण पे इत्तेफाक से माफ़ कीजिएगा, ये सामने एक साहब बैठे हुए हैं, इन्हें देख के मुझे अभी एकदम अचानक याद आया। अतीक साहब ये हैं, ये मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी